बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। बड़ी इंतज़ार के बाद आपने मुझे टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो अगर आप एक आम शहरी से भी पूछें, किसी देहाती से भी पूछें, तो वो आपको बताएगा कि आपकी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं। आप सब जानते हैं कि सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया, हर एक की अपनी राय थी। कुछ लोगों की राय ये थी कि वो अफ़गानिस्तान नहीं बल्कि गर्म साहिल तक पहुंचने के लिए आया है, और एक यहाँ जहन बनाया गया कि अमेरिकन ये ईसाई है, इसराइल ये यहूदी है, अहली किताब है, उनके साथ मुसलमान का निकाह भी जायज़ है, और सोवियत यूनियन और ये दहरिए हैं और निरे काफिर हैं, तो उनसे अमेरिकन बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उस वक्त यहाँ पैदा हुई और सामने आई। फिर जिस तरह सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत कारी हुई अफ़गानिस्तान के अंदर से, इसी तरह बाहर से भी पूरी दुनिया या वो मुसलमान जो जज्बे जिहाद रखते थे वो उमड़ कर आए। डॉलर किसने दिए, क्या हुआ, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, यहाँ बातें बहुत हुई। लेकिन सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, और शिकस्त भी ऐसी कि सोवियत यूनियन जाते जाते तहलील हो गई। आज सोवियत यूनियन के नाम से कोई रियासत नहीं है दुनिया में। उसके बाद फिर हालात उसी तरह रहे, यहाँ फिर तंजीमें बनी, जिहादी तंजीमें, मुज़ाहमतकार, और फिर आगे चलते चलते अमेरिका को ख्याल आया कि मैं अफ़गानिस्तान को ठीक करूँगा। जो हुकूमत बनी थी सोवियत यूनियन के बाद, उसके ख़िलाफ़ उसने 9/11 का ड्रामा रचाया, और एक महीने के अंदर अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान पर हमला आवर हुए, नेटो अफवाज को साथ लेकर। 26 या 48 नेटो अफवाज, और बदकिस्मती ये हुई जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बदकिस्मती ये हुई कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो एक मुंतखब हुकूमत को बर्खास्त करके जबरी तौर पर काबिज़ हो गया था पाकिस्तान की हुकूमत पर, उसने भी अमेरिका और नेटो के अफवाज साथ देने का ऐलान कर दिया। और मेरे ख्याल में आप तारीख़ उठा के देखेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद जमात थी पाकिस्तान की जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस फैसले को चैलेंज किया। और मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन जब अमेरिका नेटो ने हमला किया अफ़गानिस्तान पर, वो नज़रबंद हुए, और मेरे पीछे भी वारंट थे, लेकिन मैं निकलने में कामयाब हुआ। और चारों सूबों में मेरे वारंट थे, और मैं कभी सिंधी टोपी पहन के, कभी सफ़ेद, कभी चतराली आपकी टोपी, तो इस तरह पूरे मुल्क में मैंने जलसे किए, लाहौर आपके सवात तक, और मुल्तान और कराची, हर जगह, पेशावर तक अल्लाह के फजल से पहुँचे। और उस मौके पर मैंने एक बयान दिया, और सोच समझ के बयान दिया, पीटीआई की तरह नहीं, सोच समझ के बयान दिया, और उसके अवाक़िब को भी सामने रखते हुए बयान दिया। ये जो आज चीखते हैं ना, चिल्लाते हैं,
ये सोच समझ के बयान नहीं दे रहे कि इन बयानात के नताइज भी हो सकते हैं। मैंने सोच समझ के ये बयान दिया कि जनरल परवेज मुशर्रफ कहता है कि जो फैसला मैंने किया है नेटो के हिस्सा बनने का, पूरी कौम मेरे साथ है। तो मैंने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने कहा जनरल साहब, कौम तो कुजा, कौम कहाँ आपके साथ तो फौज में नहीं है। कहाँ गया जनरल उस्मानी, कहाँ गया जनरल अजीज? और आज मेरे मालूमात ये है कि मसहफ अली मीर जो एयर चीफ थे वो भी 12 दिन से हाउस अरेस्ट है। उसने इनकार किया था कि हम एयर बेस नहीं देंगे अमेरिका को, कि अमेरिका यहाँ से बैठकर जो है वो अफगानिस्तान पर हमला करे। तो कहाँ है आपके साथ? फौज भी नहीं है। तो आप कहते हैं कि पूरी कौम। और जनाब इस पर वो नाराज हो गए। और मुझे पता था कि क्या होगा, लेकिन सच बात ये थी जो आज कहा गया ना कि सच कहना चाहिए। सच बात ये थी कि मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को आईना दिखाया। आज भी जनरल कादिर जिंदा है और उसने मुझे बताया कि मुझे तारिक अजीज का फोन आया कि यार ये मिनिस्टर रहा है, ये एमपीए रहा है, एमएनए रहा है, कोई करप्शन का केस लगा के इसको गिरफ्तार करो। अल्लाह के फजल करम से जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो मेरी हर तकरीर पर उन्होंने बगावत का मुकदमा कायम किया और मुझसे उन्होंने बात की टेलीफोन पे। मुझे कहा गया कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये बगावत के ज़ुमरे में आता है, आप फौज में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। मैंने कहा जनाबे वाला, मुझे ज़रा सुने, आपने अपनी बात कह दी, गुस्से में कह दी, जैसे भी कह दी। मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूँ। आप अगर शब खून मारे, आप एक इदारा है, आपका आइन ने हुदूद मुतय्यन की है, लेकिन आप शब खून मार के इक़्तिदार पे कब्ज़ा करके पॉलिसियाँ बनाएं, तो फिर एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे ये हक पहुँचता है कि मैं आपकी पॉलिसियों से इत्तेफाक करूँ या इख्तिलाफ करूँ। तो मैं इस इदारे का ज़्यादा आपसे एहतराम करता हूँ। आप तनख्वाह लेके इदारे की बात करते हैं, मैं बग़ैर तनख्वाह के मैं इस इदारे को पाकिस्तान की सलामती और यकजहती का ज़ामिन समझता हूँ। लेकिन अगर ये इदारा अपने हुदूद से तजावुज़ करेगा तो आईनी तौर पर एक शहरी की हैसियत से मुझे हक पहुँचता है कि मैं आपकी गलतियों की निशानदेही करूँ। तो जब मैं गिरफ़्तार हुआ तो 7 मेरे ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमा थे और इन्हीं चीज़ों को हम चैलेंज करते थे। तो इन भाइयों से भी गुजारिश है कि तुमने सियासत को शायद ये समझा है, सियासत को शायद ये समझा है कि उसमें जेल नहीं है, उसमें फांसियाँ नहीं हैं, उसमें कोड़े नहीं हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब मिलिट्री अदालत में मैंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप क्यों आपने गिरफ्तारी पेश की? मैंने कहा आप कौन हैं? उसने कहा ये मिलिट्री अदालत है। मैंने कहा जनाब वाला, अगर मिलिट्री को अदालत समझते तो फिर जेल भरो तहरीक हम क्यों शुरू करते? 1 साल कैद बामुशक्कत और 10 करोड़ की सज़ा सुनाई। जो बात आदमी करे तो उसके अंजाम से भी उसको खबर होना चाहिए कि मेरे साथ ये कुछ हो सकता है। फिर इनके दौर में जब हमने इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, ये तो शो पीस थे, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया जो फिर हम पे गुजरे, जब हमने उनको ललकारा, जब हमने बिलमुशाफा उनको शटअप कॉल दी, तो समझ रहे थे कि इसके नतीजे में क्या होने वाला है हमारे साथ। लेकिन अल्लाह के फजल करम से उसके अंजाम से हम वाकिफ़ थे कि हमारे साथ कैद भी हो सकता है, हमें मार दिया जाता है, हमें हमारी औलाद को उठाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें समझ के हमने इनसे टक्कर ली। और फिर मैंने बयान दिया कि अगर आज के बाद एहतसाब अदालत ने सियासतदानों की पगड़ियाँ और बिलखुसूस मौलाना साहब की पगड़ियाँ उछालने का जो सिलसिला है या रवैया है वो नहीं रोका तो हम JHQ के सामने जाके एहतजाज करेंगे। तो क्या इसके अंजाम से हम बाखबर थे? बीबी आप तशरीफ रखें, अपनी बारी पे बोले। आप इससे सख्त बोले, जी सेनेटर साहब प्लीज, के खिलाफ बोले। जी सेनेटर आपने जो कुछ कहा मैंने कुछ नहीं कहा आपको, मैं भी बोल सकता था। सेनेटर साहब प्लीज आराम से बोले, आराम से बैठे।
और ये आपका जो कायदे में इख्तलाफ है वो कम से कम अपने कारकुनों को समझाए। वो मेरे पास आए कि मौलाना साहब आपने सख्त बयान दिया है। मैंने कहा कौन सा सख्त बयान है? कहते कि आपने कहा है कि अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ तो JHQ के सामने हम मुजाहिरा करेंगे। मैंने कहा मैंने बयान दिया है, मैं उस पर कायम हूँ। मैं आज तुम्हें कहता हूँ, तुम जिम्मेदार लोग हो। हम नहीं समझते कारकुन है, सियासी कारकुन है, हम नहीं समझते कि नेब के पीछे कौन है। नेब के पीछे आप हैं। अगर आज के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद अगर ये सिलसिला रुकेगा नहीं तो हमारा मुजाहिरा JHQ के सामने होगा। और अल्लाह का फजल करम हुआ कि उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पैगाम दिया उनको कि बाबा ये सरफिरे हैं, छोड़ो इनको। तो जनाब चेयरमैन, मैं इसलिए इन दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो बात करो जो तुम उसके मुतहम्मिल हो, जो उसको बर्दाश्त कर सको। फिर चीखो चिल्लाओ नहीं, फिर रो नहीं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये तो होना है फिर। तो इसलिए मैं समझ रहा था जनाब चेयरमैन कि ये जो पॉलिसी है हमारी, कंक्लूड कर, चाहे वो सोवियत यूनियन के आने के वक्त बनी या फिर अमेरिका के नेटो अफवाज के वक्त बनी पाकिस्तान की पॉलिसी, उस पॉलिसी ने यहाँ तबाही लाया। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आज भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना खारिजा पॉलिसी आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाएं। जब तक आपका खारिजा पॉलिसी आज़ाद नहीं होगा ये मुश्किलात आपको दरपेश होंगे। कभी आप अमेरिका का लिहाज रखेंगे, कभी मगरबी दुनिया का, कभी इजराइल का, कभी भारत का, तो ये दहशतगर्द यानी रियासत रियासत है। रियासत की रिट को चैलेंज करने वाली कुव्वतें वो इतने ताकतवर नहीं होती। आज मेरी हुकूमत है, मैं इतराफ़ करता हूँ, मेरी हुकूमत है। मेरी हुकूमत के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मुझे तस्लीम करना चाहिए कि सिक्योरिटी लैप्स है, कहाँ से है, क्यों है। और इन्होंने क्या किया, जैसे सोवियत यूनियन ने कहा कि मैं जाते जाते ऐसी सुरंगें बिछाऊंगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन अफगानियों से लड़ती रहेगी। फिर अमेरिका ने यही किया। फिर जनाब इमरान खान जाते हुए यहाँ दहशतगर्दी की सुरंगें बिछा कर चला गया। दहशतगर्दी की सुरंगें बिछाकर चला गया। इसके दौर में, मेरी बात सुने, आप जवाब दें मुझे, आप मुझे फिर जवाब दें। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ 2 मिनट में आप मुकम्मल तकरीर करें। फिर शेर बात सुने ना, चलो मैं आपसे बात नहीं करता। ये जो तालिबान की हुकूमत कायम हुई अफगानिस्तान में, तालिबान ने दाइश को तंग करना शुरू कर दिया, चूँकि अमेरिका से उनका मुआहदा था। बाकी जो तंजीमें थे उनको तंग करना शुरू कर दिया। वो आपका दौर था, उनको रास्ता यहाँ किसने दिया? शोपीस तो आप थे ना। अगर आपके पीछे जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट थी ये, लेकिन इजाज़त किसने दिया? आपने बाड़ भी लगा दिया, आपने पहरे भी बिठा दिए। उसके बावजूद ये लोग कैसे आए यहाँ पनागुज़ीर? फिर आप उनसे मुज़ाकरात शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हक़ाइक़ है, सच है, आप सुन लें, आप बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें। सेनेटर साहब, तो मैं बिल्कुल, मैं देखिए, मैं अब बात ख़त्म करने जा रहा हूँ जी, तो बहुत टाइम हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमरान खान में बैठे, जरदारी साहब में बैठे, शहबाज शरीफ साहब में बैठे, मौलाना फजल रहमान, जितने भी सियासी जमात हैं वो सब बैठे, पूरी क़यादत बैठी। ये मुल्क का मसला है, ये इनका मसला नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है। थैंक यू। जब मुल्क का मसला है तो फिर उसके लिए बैठे। और मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होगी ये चीज़ें चलती रहेंगी। जब तक आप आज़म के साथ दो टोक फैसले नहीं करेंगे। मुझ पे हमला नहीं हुआ,
26 साथी मेरे शहीद हुए, गाड़ी के अंदर 3 लोग शहीद हुए। क्या जुर्म था मेरा? मौलाना फजल रहमान साहब पे 3 खुदकुश हमले हुए, उनके बेटों पर हुए, घर पर हुए। क्या कसूर था हमारा? देखिए, मैं तो आपके लीडर का प्लीज नाम नहीं खामोश ले करें, रहा कि प्लीज। आपके लीडर ने मुझ पर हमले करवाए तालिबान से मिलकर। मैं तो आम बात कर रहा हूं। ठीक है सेनेटर साहब। चेयरमैन साहब, मुझे आप इजाजत दे, इधर आप शोर करवाते हैं, फिर इधर आप मुझे बोलने नहीं देते। नहीं प्लीज तो आप बात उनको नहीं करें खामोश तो प्लीज। करवा देना। सेनेटर साहब आप प्लीज। मैं इसलिए ये बात रख रहा हूं चेयरमैन साहब कि रिकॉर्ड में ये बात रहे कि हमने उस मुजाहमती गिरोह के खिलाफ फतवा दिया और हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुसल्लह जद्दोजहद की इजाजत नहीं है। मुझ पे हमले हुए, हम पीछे नहीं हटे। मेरे कायद पे हमले हुए, हम पीछे नहीं हटे। हम अब भी खड़े हैं। और जो आप पे हमला हुआ है, आपने तो जरदारी साहब को मुलव्वस किया है कि जरदारी साहब जो है वो इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। तो हमने तो आपके लीडर को मुलव्वस नहीं किया, हमने तो उन कुव्वतों को कहा जिन कुव्वतों के खिलाफ हम बोले थे, जिन कुव्वतों के खिलाफ हमने एक मैसेज और पैगाम दिया था कि शरअन पाकिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके रद्द-ए-अमल में हम पे हमले हुए। अब भी हम थ्रेट पे हैं, अब भी हम निशाने पे हैं, मैं और मेरे कायद। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी बात वहीं आके रुकती है। मैं अकेला लड़ रहा हूं। आप भी आए मैदान में, आप भी इसी तरह मेरी तरह लड़े। थैंक यू जी, थैंक यू जी सेनेटर इसलिए साहब। मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, जब तक आपकी आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं होगी, आप अपने पूरी Thank you दुनिया जी। से Thank you सुफरा जी। बुलाएं, सफीरों को बुलाएं पूरी दुनिया से। आपके जितने भी प्लीज लोग हैं, आप उन अपने सबको अपने बुलाएं बारे में बोलें प्लीज। और बैठ के प्लीज सर अपने जोड़ बारे में के बोलें। एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी बनाए और Thank you जी। सफीरों को भी वही पॉलिसी दे दे। अमेरिका के सहारे आप कब तक जीते रहोगे? अब मगरिब के सहारे, इजराइल के सहारे कब तक जीते रहोगे? इसलिए जीतने के लिए ये शर्त है। बहुत सारे ममालिक हैं जो डिफॉल्ट हुए हैं, बहुत सारे ममालिक हैं जो डिफॉल्ट होने के करीब हैं, लेकिन उनकी खुद एतमादी ने उनको यहाँ ला के खड़ा कर दिया। अब आप उनकी इकानमी देखें। उर्दुगान से पहले तुर्की का क्या पोजीशन था? तुर्की क्या पोजीशन थी? बहुत सारे ममालिक है। श्रीलंका की बात आपके सामने हुई, लेकिन लीडर कौमी क़यादत, खुद एतमादी और उस बुनियाद पर उन्होंने फैसले किए। आज वो चल रहे हैं। आप भी अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश की, अब अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। और मैं यकीन से कहता हूँ ये कौम थैंक यू जी। भूख भी बर्दाश्त कर सकती है, गुर्बत भी बर्दाश्त कर सकती है, मगर ये कौम समझे कि हमारी क़यादत, हमारी मुल्क की क़यादत, उन्होंने सही फैसला किया है और मुल्क को एक आज़ाद रियासत के तौर पर जो है वो दुनिया में नुमायां करने की कोशिश कर रही है। Thank you जी। तो किसी की गुलामी, किसी की नौकरी। अब जिन लोगों ने आबा अजदाद से गुलामी की है, उनको ये ज़ेब नहीं देता ये आज़ादी का नारा लगाने का। या अब भी जो बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि दर पर्दा हालात कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। जितने पार्लिमानी लीडर हैं वो चेयरमैन साहब